Hi everyone. In the last video, we have discussed about to be the point rise of the Byzantine Empire. Now, the point today which we have discussed here, that is about to be the Justinian period in the chapter medieval Europe. आज हम लोग medieval यूरोप में से जो पॉइंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो आपका जस्टिनियन पीरियड के बारे में। क्या था ये जस्टिनियन पीरियड, कब क्या था, हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट prosperous period of the Byzantine Empire, that was the Justinian period. अगर हम लोग Byzantine Empire की बात करते हैं ना, तो Byzantine Empire में ही आपका ये एक पीरियड आया था जो था कि Justinian पीरियड के बारे में। The Justinian dynasty, it was founded by the Justinian one. अगर हम लोग Justinian dynasty की बात करते हैं ना, तो ये डायनेस्टी जो था एक तरह से फाउंड किया गया था किसके द्वारा? तो जस्टिन वन के द्वारा। When rose through the military ranks to become the emperor, और ये क्या कहते हैं ना कि एक तरह से मिलिट्री रैंक से होकर के आगे बढ़ते हैं और वहां का जो है ना वो इंपेयर बन जाता है। कहां का? ऑफ द ईस्टर्न ये एम्पायर का। इन विच सी? तो इट वाज इन द 518 सी। कितनी की बात है ये? 580 सीई की बात है। ये इस समय में जो था ना वो एक तरह से वहां का रूलर बन जाता है। His death paved to be the way for the Justinian one. अगर हम लोग देखें तो जो रूलर रहता है वहां का, उनके मरने के बाद में क्या होता है, डेथ के बाद में क्या होता है, तो एक तरह से ना ये वे हो जाती है जस्टिनियन वन के लिए। और his nephew to ascend the power in the 527 BC, और इनके मरने के बाद में इनका जो नेफ्यू था ना वो 527 BC में वहां का एक तरह से रूलर बन जाता है। यहां तक तो पॉइंट आप लोग ने समझा। इसके बाद में क्या दिया गया, ध्यान से सुनोगे। जस्टिनियन वन इज ऑल्सो नोन एज द जस्टिनियन द ग्रेट। अगर हम लोग जस्टिनियन वन की बात करते हैं ना, तो जस्टिनियन वन को एक तरह से जस्टिनियन द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ही ब्रॉट टू बी द रिमार्केबल द मिलिट्री सक्सेस। इसके पीछे भी कारण था क्यों इनको जस्टिनियन द ग्रेट कहा गया था। तो इन्होंने एक तरह से कहते हैं ना कि उस समय में रिमार्केबल जो मिलिट्री एक तरह से सक्सेसिव थी ना विद द एक्सटेंसिव टेरिटरी, मतलब जितने भी सारे टेरिटोरियल्स वगैरह थे, एक्सपांड टू बी दिस एम्पायर, उन्होंने सारे के सारे टेरिटरीज को क्या किया था, तो एक तरह से बढ़ा करके अपने एम्पायर की तरफ लेके आ गया था। इतना नहीं, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रोमन, कहते हैं कि ना ग्रेसो रोमन, इन्होंने एक सिस्टम उस समय में एक तरह से ये भी मतलब इवॉल्व किया था जिसका नाम जो था ना वो एक तरह से ग्रेसो रोमन के नाम से भी जाना जाता था। अब आती है बात कि ये ग्रेसो रोमन था क्या, तो ग्रेसो रोमन के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो हैविंग, इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना तो हैविंग बोथ। अब ये बोथ क्या था, ये चीज भी आपको जानना जरूरी है इसमें। तो हैविंग बोथ ग्रीक एंड रोमन, क्या चीज था ये, ग्रीक एंड रोमन। इसके अंदर में हैविंग बोथ द ग्रीक एंड रोमन ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो थे ना वो कैरेक्टरिस्टिक, ये एक तरह से इसके अंदर में चीज माना जाता था। तो ये ग्रीक भी और रोमन दोनों के दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक थे ना वो इनके अंदर में एक तरह से आता था। तो यहां पर में ये सब सारी की सारी बातें वगैरह भी हम लोग को भी एक तरह से समझना जरूरी रहेगा। अब आइए, इसी ग्रेसो रोमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में और कुछ ऐसे पॉइंट्स वगैरह भी दी गई थी। कहते हैं कि हिज रूल वाज मार्क्ड बाय हिज एक्सटेंटी टू बी द प्रोफाउंड द ऑफर टू बी द स्टेट। कहते हैं इनका जो रूल था ना वो अपने एम्पायर को एकदम मजबूत करने का था। एंड द रिस्टोर इट टू बी द फॉर्मर द ग्लोरी, और जो इनकी पुरानी पहचान थी ना उस पुरानी पहचान में अपने एम्पायर को ये लेके जाना चाहते थे। जस्टिनियन हैड द ग्रेट द एनर्जी, कहते हैं कि ना इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास में ग्रेट एनर्जी हुआ करती थी। एंड वाज नोन एज द एम्पेरर हु नेवर द स्लीप, कहते हैं कि इनको ऐसा राजा माना जाता था कि जो कभी सोता ही नहीं था। अब सोता ही नहीं था तब तो हम लोग समझते हैं कि नहीं सोएगा तो आदमी की तबीयत खराब हो सकती है, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो हमेशा एग्रेसिव हुआ करते थे। कहां क्या होता है नहीं होता है ना हर चीज वो जाना करते थे, सारे चीजों के बारे में खबर लिया करते थे। इसीलिए इनको एक तरह से ये भी दिया गया कि द एम्पेरर हु नेवर स्लीप, ये भी इनको जस्टिनियन वन को एक तरह से कहा गया। सो ड्यूरिंग हिज राइट ही ब्रॉट इन अ मेनी रिफॉर्म, कहते हैं कि अपने रूलिंग के समय में ना इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म किया था, बहुत सारी चेंजिंग की थी उस समय में।
जस्टिनियन वन वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, कहते कि जस्टिनियन वन को एक तरह से ना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी कहा गया था, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी इनको कहा गया था। अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन के मतलब ही हम लोग समझते हैं जो क्रिश्चियन से एकदम रिलेटेड हो, जिसको हम लोग मान के चलते हैं, जो क्रिश्चियन को एक तरह से मतलब बहुत ही फेमस माना जाता है, इसको लेकर के चलने वाले। सो इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर ही मेड द मेजर कंट्रीब्यूशन। अगर हम लोग देखें तो आर्ट और आर्किटेक्चर में भी इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत सारी सी चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया था। व्हेन ही केम टू बी द पावर, कहते कि जब इन्होंने पावर में आया ना तो ही बिगेन टू बी द रूल, ये रिबिल्ड, फिर से इन्होंने रिबिल्ड किया किस चीज को, ऑल द ओल्ड पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स, जितने सारे ओल्ड पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे ना सभी को इन्होंने फिर से मतलब एक तरह से रिबिल्ड करना चालू किया, उसको फिर से बनाना चालू कर दिया था ना। इसके बाद में फिर और बहुत सारे ऐसे वर्क वगैरह थे जो कि इनके द्वारा उस समय में किया गया था। इज मोस्ट अगर सिग्निफिकेंट अगर हम लोग वर्क के बारे में जाने ना, अचीवमेंट के बारे में जाने ना, तो दैट वाज टू बी द रिबिल्डिंग ऑफ द हैगिया सोफिया, ये नाम दिया गया है एक तरह से जिसको उन्होंने रिबिल्ड किया था, हैगिया सोफिया, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च ऑफ दिस पीरियड। उस समय में ये जो हैगिया सोफिया का नाम हम लोग जानते हैं ना, ये एक तरह से बताया जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्च माना जाता है, और इसको भी इन्होंने क्या किया था एक तरह से तो रिवील किया था। कौन? तो जिस रूलर की बात अभी हम लोग करते चले आ रहे हैं, जस्टिनियन वन के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। सो ये एक तरह से ये सब सारे के सारे चीज के थे। ही हैड बीन अ ग्रेट द पैटर्न ऑफ द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर, और इन्होंने इंकरेज भी किया था जितने भी आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह थे ना, जिसमें आपका आइकन पेंटिंग हुआ करता था, सिल्क प्रोड्यूसिंग का हुआ करता था प्रोडक्शन का, या फिर अगर कार्व आइवरी मतलब एक तरह से हम लोग पैनल्स की बात करें ना, तो ये सब सारा चीज के बारे में इन्होंने इनकरेज भी किया था, ये सब सारे चीज के बारे में और बढ़ावा भी दी थी। तो इतना सारा का सारा पॉइंट हम लोग ने जस्टिनियन पीरियड के बारे में समझा। नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये है आपका इमरजेंसी ऑफ द तुर्क के बारे में। कहते हैं ना कि द बिजेंटाइन एम्पायर बिगेन टू बी द वीकेंड आफ्टर द डेथ ऑफ द जस्टिनियन वन। जस्टिनियन वन के डेथ के बाद में ये जो बिजेंटाइन एम्पायर था वो एक तरह से वीकेंड हो चुका था, मतलब बहुत ही कमजोर हो चुका था, और इट केम अंडर द अटैक ऑफ, कहते हैं ना कि उस समय में बहुत सारे ऐसे अटैक किए गए थे अलग अलग नोमैड्स के द्वारा, जिसमें अगर हम लोग कहें तो अलग अलग मतलब पोर्शन से अलग अलग पार्ट से जो भी आते थे ना इन्वेडर वगैरह, वो लोग आकर के ना इसके ऊपर में क्या करते थे तो अटैक करते थे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वहां का जो था अटैकर वो था आपका गॉथ्स। गॉथ्स के बाद में नेक्स्ट देयर वाज द हुन्स। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं आफ्टर दैट द विकिंग्स। नेक्स्ट वन आफ्टर दैट द विकिंग्स दे वर द अरब्स। They were the Arabs and the last one was the Normans, और जो लास्ट में था वो आपका नॉर्मैंस। ये सारे के सारे पीपल मतलब एक तरह से जो इन्वेडर्स वगैरह सब थे ना, ये लोग हमेशा क्या क्या करते थे तो उसके ऊपर में अटैक किया करता था, जिसके कारण ये पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। Now the Ottoman Turks from the east, जो ईस्ट में रहने वाले ओटोमन तुर्क्स वगैरह सब थे, had been the attacking to be the Byzantine Empire for the centuries, और ये सब ना लगभग सेंचुरी तक बिजेंटाइन एम्पायर के ऊपर में ना एक तरह से मतलब अटैक करते रहा, इन्वेड करते रहा। इन 1453 में आकर के अगर हम लोग देखें तो दे फाइनली द मैनेज टू बी द कैप्चर टू बी द कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और कहते हैं ना कि 1453 में आकर के इन्होंने क्या किया तो उस समय में जो कैपिटल था आपका कॉन्स्टेंटिनोपल, उस कॉन्स्टेंटिनोपल को क्या किया तो एक तरह से कब्जा कर लिया। एंड विद दिस अटैक द ऑटोमन मेड द कॉन्स्टेंटिनोपल देयर द कैपिटल, और इसी अटैक के बाद में ऑटोमन वाले ने क्या किया तो कॉन्स्टेंटिनोपल का अपना कैपिटल बना लिया, एंड दैट्स द मार्किंग द एंड ऑफ द बिजेंटाइन एम्पायर। और इसके बाद से बिजेंटाइन एम्पायर जो थी वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग इसी में, दैट इज अबाउट टू बी द क्रूसेड्स। अब हम लोग आते हैं इसके अंदर में क्रूसेड्स के अंदर में। ये क्रूसेड्स क्या था नहीं था, तो आफ्टर द इस्लामिक द किंगडम्स कैप्चर्ड द जेरूसलम इन द 11th सेंचुरी सी। कहते हैं कि 11th सेंचुरी सी में जब इस्लामिक किंगडम जो था उसको एक तरह से कैप्चर कर लिया गया था,
Christians and the other former inhabitants were the subjected to harsh, कहते हैं कि उस समय में क्रिश्चियंस और जो अदर सब इनहैबिटेंट्स वगैरह थे ना, फॉर्मर इनहैबिटेंट्स वगैरह, इन लोगों को एक तरह से हार्श वायलेंस की सामना करनी पड़ी थी, सब्जुगेशन एंड द हाई टैक्सेस देना पड़ता था एक तरह से वहां पर में। और इतना ही नहीं, बल्कि along with this the Islamic Empire had been also the invaded to be the lands around the Constantinople, और इसके आसपास में फिर से कहा गया कि एक तरह से इन्वेडेड किया गया लैंड वगैरह जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल के अगल बगल में थे। दिस इस्लामिक थ्रेट लेड टू बी द मैसिव डिक्रीज इन द विजिटर्स टू बी द जेरूसलम। और इसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विजिटर्स वगैरह जो थे इस्लामिक थ्रेट के कारण जो था वो लोग इधर की तरफ नहीं आ पाए। सो द पॉप अपील टू ऑल द क्रिश्चियन, कहते हैं कि पॉप जो थे उस समय में इन्होंने एक तरह से अपील किया था सभी के सभी क्रिश्चियंस को टू ज्वाइन द क्रूसेड्स, कि क्रूसेड्स में एक तरह से ज्वाइन करने के लिए, एंड व्हिच वर द होली वॉर टू बी द रिक्लेम द लैंड ऑफ द जेरूसलम। और ये क्रूसेड था क्या, एक तरह से होली वॉर हुआ करता था। होली वॉर के बारे में कहा जाता है ये एक पवित्र लड़ाई थी जो अपने अपने मतलब जेरूसलम को उस समय में एक तरह से कैप्चर करने के लिए, लेने के लिए वो लोग आपस में ये सब लड़ाई कर रहे थे। ओके, नाउ इफ वी टॉक हियर अबाउट टू बी द कॉमन एनिमीज, अगर हम लोग कॉमन एनिमीज की बात करें तो दे फॉट विद द तुर्क्स, ये लोग जो लड़ाई करते थे ना वो एक तरह से तुर्कों के साथ, मतलब ये कॉमन एनिमीज माना जाता था, बहुत ही मतलब इंपोर्टेंट एनिमीज के रूप में ये सब जाने जाते थे। सो दे वर द 8th और द 9th क्रूसेड इन द ऑल, और कहते हैं कि ये लगभग जो क्रूसेड थे ना वो 8 या फिर 9 हुआ करते थे। नाउ इसके बाद में फिर कहा गया आपका कि all fought between to be the 11th to be the 13th century C, between 11th to be the 13th century C, और ये सब ना आपस में लड़ते थे, मतलब एक तरह से लड़ाई करते थे, कब से कब तक, तो 11th से लेकर के 13th सेंचुरी सी तक। लास्ट में धीरे 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 होता क्या कि द क्रूसेड्स फेल इन द प्राइमरी द ऑब्जेक्ट, कहते जो क्रूसेड्स थे ना ये लोग धीरे धीरे फेल होते चले जाते हैं अपने प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑफ द रिक्लेमिंग द होली लैंड रहता है ना, जिसको जेरूसलम को कैप्चर करना रहता है, तो उससे ये क्या होता है तो वहां से अलग होते चले जाते हैं। एंड डिस्पाइट टू बी द हैविंग बीन द फॉट फॉर द ओवर द 2 सेंचुरी, लगभग 2 सेंचुरी तक जो था वो लोग आपस में इस चीज के लिए अपने उस जेरूसलम के लिए लड़ाई करते रहते हैं। एंड द रिजल्टेंट, अगर हम लोग बात करें उस समय में, तो रिजल्टेंट द काउस इन द यूरोप लेट द चर्च एंड द पॉप टू बी द एक्सट्रीमली द पावरफुल, धीरे 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 ये जो था ना वो चर्च या पॉप वगैरह सब जो थे ना वो सब एक्सट्रीमली पावरफुल होते चले जाते हैं। नॉट ओनली वॉज देयर अ मैसिव लॉस, और सिर्फ वहां पर में मैसिव लॉस ही नहीं हुआ था वेल्थ का एंड द रिसोर्सेस का, लेकिन इसके साथ में ही अगर हम लोग बात करें ना, बट है ना इननंबरेबल द नंबर ऑफ द लाइफ वेयर द लॉस, सिर्फ पैसे ही नहीं खर्च हुए थे या मतलब ये बेकार हुए थे, इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो कि एक तरह से मारे गए थे, नंबर्स ऑफ लाइफ जो था वो भी इसमें लॉस्ट हुई थी। क्रुएल्टी की बात करें तो क्रुएल्टी, क्राइम एंड वाइड स्पीड टू बी द मासेस वेयर टू बी द ये कॉमन प्लेस, कहते हैं कि क्रुएल्टी से लेकर के इसके बाद में क्राइम अगर कहते हैं ना तो ये वाइड स्पीड फैल चुका था, मैस के जहां था ये सब सारी की सारी चीजें हो रही थी। सो हाउएवर इन द स्पाइट ऑफ ऑल दिस द नेगेटिव एस्पेक्ट, सो देयर वेयर द सम ऑफ द पॉजिटिव, कहते हैं कि अगर ये सब सारी की सारी बात हम लोग देखें ना तो कुछ तो नेगेटिव पॉइंट वगैरह थी, लेकिन इसके साथ साथ में आपका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट वगैरह भी किया गया था। दैट वाज द एडवेंट ऑफ द क्रूसेड्स एज वेल, जो कि एक तरह से क्रूसेड्स के लिए ये सब चीज माना गया था। अगर हम लोग एक एक करके पॉइंट वगैरह करें ना इसमें तो अब समझ में आएगा कि आखिर क्या था नहीं था। ओके, तो सबसे पहले अगर पॉइंट में हम लोग देखें तो सबसे पहला पॉइंट था आपका कि क्रूसेड्स केम अक्रॉस द ग्रीक एंड द तुर्क्स कल्चर, कहते हैं ना कि ये जो क्रूसेड्स हुआ करते थे ये लोग ग्रीक से आते थे और इनकी जो कल्चर थी वो तुर्क का था, एलोंग विद साइंटिफिक, मतलब एक तरह से हम लोग देखें तो सिंथेटिक अगर मतलब साइंटिफिक अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये एडवांसमेंट थी इसका। द क्रूसेड्स एसिमिलेटेड, अगर हम लोग बात करें क्रूसेड्स की एसिमिलेटेड की दिस नॉलेज फ्रॉम द बोथ एम्पायर्स एंड व्हिच पेव्ड द वे फॉर द रिवाइवल इन द वेस्टर्न एजुकेशन, जो एक तरह से पेव करता है किसमें, तो वेस्टर्न जो एजुकेशन रहता है ना उसमें रिवाइवल होती है, उसमें चेंजिंग होती है एंड थॉट एंड दिस इवेंचुअली लेड टू बी द रेनेसांस, और इससे क्या होती है तो रेनेसांस जो थी ना वो एक तरह से इवॉल्व होती है, यानी कि रिवर्स जो होता है वहां से ये सब सारी चीजें चलने लगती है, नई सारी की सारी बातें होने लगती है।
The Crusaders learned the use of the guns and the gunpowder from the Turks. कहते हैं कि ये जो Crusaders हुआ करते थे ना, ये लोग तुर्क से एक तरह से गन के बारे में या फिर गन पाउडर के बारे में जानते थे, सीख गए थे कि कैसे उसको चलाना है, क्या करना है, नहीं करना है. एंड द यूज ऑफ द गन पाउडर sounded to be the death knell of the feudalism. कहते हैं कि जैसे ही मतलब एक तरह से यूज होने लगा गन पाउडर का, तो एक तरह से ये ना सॉन्डेड बन चुका था डेथ नेल का ऑफ द फेडरलिज्म एज वेल एज एंड द फोर्स द सराउंडिंग. और इतना ही ये किले के अगल बगल में भी ये ना ये सारा का सारा गन पाउडर का भी यूज होने लगा था. एंड कैस मतलब कैसेट्स कुड बी द पेनिट्रेटेड टू बी द इजीली, कैसेट्स वगैरह सब में ये सारे के सारे यूज में ये लोग कैसे करेंगे ना करेंगे जानने लगे थे. इट आल्सो दे इंप्रूव द ट्रांसपोर्टेशन since the crusades had to be the move from the one place to be the other frequently. इतना ही नहीं ये लोग ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में भी समझते थे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम किसी भी चीज को कैसे लेके जाया जा सकता है या नहीं क्या कर सकते हैं. द क्रूसेडर्स की बात करते हैं तो क्रूसेड्स ओपन द वे फॉर द वॉयजेस ऑफ द डिस्कवरी. ये जो क्रूसेड्स हुआ करते थे ना एक तरह से रास्ता खोल दिया गया था वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी के लिए. सेलर्स एंड द एडवेंचरर्स embarked on to be the voyage to the different corners of the world. जो सेलर्स थे, embarkers थे ना, ये लोग मतलब डिफरेंट कंट्रीज के वर्ल्ड के डिफरेंट कोने तक में भी, कॉर्नर तक में भी एक तरह से वॉयज करने लगे, वहां पर में जाने लगे. और मेडिवल अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो इट वाज टू रिसीव अ बूस्ट फ्रॉम द क्रूसेड्स. ये अगर क्रूसेड्स की बात करते हैं ना तो वहां से एक तरह से बूस्ट के रूप में इसको देखा गया, लिया गया. इतना ही नहीं, द रोमांटिक थीम्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ द सेवुलरली वेयर द इनकॉर्पोरेटेड इन द लिटरेचर. तो ये सब सारा का सारा चीज लिटरेचर के अंदर में भी इसको एक तरह से इनकॉर्पोरेट की गई. ओके